नमस्कार, मैं प्रिया शर्मा और हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं विकास। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम अपने खास मेहमान से आपको कराएंगे रूबरू। भोली सूरत कातिल अदाएं, जिन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई, अपनी एक मुस्कान पर लाखों करोड़ों लोगों का दिल जीतती हैं और कई सारे जो है अनेक कार्य किए हैं, अनेक एपिसोड किए हैं। बात भोजपुरी इंडस्ट्री की करें, बात बॉलीवुड की करें, बात हरियाणवी इंडस्ट्री की करें, तो हर जगह पर इन्होंने अपनी एक अलग से पहचान बनाई। किसी पहचान की मोहताज नहीं है, बहुत काम किया इंडस्ट्री में। फिलहाल हमारे साथ इस समय पर अंजलि राघव मौजूद हैं। जी विकास। अंजलि, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपके करियर की बात की जाए, आपने हर एक सेक्टर में काम किया है। बात हरियाणवी इंडस्ट्री की करूं, मैं बात भोजपुरी की करूं, बात मैं बॉलीवुड की करूं। मैं आपसे अब जानना चाहूंगी आपके स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक आपका कैसा अनुभव रहा? मैंने स्टार्ट किया था क्योंकि मैं बहुत छोटी एज में स्टार्ट कर चुकी थी। मैं 15 साल की थी। तो स्टार्टिंग में हम लोग सब ट्राई करते हैं। मैंने भोजपुरी भी ट्राई किया, डिवोशनल भी किए, सनसनी वारदात में भी किया मैंने, और हरियाणवी भी किया। हालांकि मुझे उस टाइम हरियाणवी भी समझ नहीं आती थी और भोजपुरी भी समझ नहीं आती थी। तो क्योंकि बेसिकली मैं यूपी से हूँ और दिल्ली में मेरा जन्म हुआ है और मेरी कर्म भूमि हरियाणा है, क्योंकि मैं लगातार तब से 15 साल से हरियाणा ही काम कर रही हूँ। तो इसलिए मुझे हरियाणवी भी नहीं आती थी, भोजपुरी भी नहीं आती थी, और मैंने काम सारी जगह ट्राई किया उस टाइम। और मैंने अपने इंटरेस्ट से नहीं किया था, मैंने बस किया था कि उस टाइम पे मेरे मम्मी पापा की डेथ हो गई और मुझे ऐसा था कि एक फील्ड ऐसी थी कि मैं अगर 2 दिन शूट करके आ रही हूँ तो उसके साथ मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू कर पा रही हूँ। अगर जॉब करूँगी तो फिर स्टडी छूटेगी। तो उसके साथ अगर मैं 2 दिन शूट पे जा रही हूँ तो आके मैं अपना फीस कर रही हूँ और सब, और अपनी पढ़ाई भी मैंने कंटिन्यू की है। मैंने MBA कंप्लीट कर लिया अब अपना, वो मैंने साथ साथ किया। और हर साल मैंने ये सोचा कि अब छोड़ दूंगी, लेकिन कहते हैं ना डेस्टिनी, तो वो यहाँ तक ले आई। और बिना इंटरेस्ट के तब करते करते आगे, फिर अब बाद में वो पैशन बन गया साथ साथ जी। कि हाँ, मतलब पैशन प्रोफेशन दोनों ही बन गया कि अब फिर इसी में रहना है। भोजपुरी और ये डिवोशनल मैंने 1 साल के अंदर ही ये सारे किए थे स्टार्ट। बॉलीवुड में भी मैंने स्टार्टिंग में 2013 और इसमें तमाशा में मैंने थोड़ा सा रोल किया था रणबीर कपूर के। तेवर मूवी में भी किया था मैंने, तो 2013 में मैंने तेवर में किया था। अब कुछ भोजपुरी वाले ये कहते हैं कि भोजपुरी से जन्म हुआ, तो मैं ये सोच सकती हूँ ऐसे तो मेरा बॉलीवुड से हुआ। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा कलाकार है जिसको आप अपना आइडल मानते हो कि भाई ये कलाकार दमदार है, मुझे इस कलाकार के साथ काम करना है, ये या हरियाणवी इंडस्ट्री हो या फिर कहीं बाहर बॉलीवुड हो, भाई इस कलाकार के अंदर दम है, मुझे इसके साथ काम करना है? देखिए, मैं बॉलीवुड में तो सबसे ज़्यादा अगर मानती हूँ तो मैं सलमान खान को मानती हूँ जी। और हरियाणा में मैंने सभी के साथ काम किया है, तो हरियाणा में ऐसे कुछ वो नहीं रह गई कि मुझे इनके साथ काम करना है, ये रह गए हैं, सबके साथ किया है। मेरा अगला सवाल जो आपसे रहने वाला है वो कॉम्पिटिटर को रहने वाला है। आप अपना कॉम्पिटिटर किसको मानते हैं? मेरा कॉम्पिटिटर तो मैं किसी को ऐसा नहीं समझती कि कोई कॉम्पिटिटर है मेरा, क्योंकि मुझसे अच्छे भी हैं, अभी जिन्होंने स्टार्टिंग की है वो भी हैं। तो मैं अपना कंपटीशन किसी के साथ समझती नहीं हूँ, वो मैं ही हूँ मेरी कॉम्पिटिटर। अब तो रैप भी हरियाणा के जो आर्टिस्ट हैं वो काफी करने लगे हैं। कोक स्टूडियो में भी हाल फिलहाल ढांडा न्यूली वाला को आपको पता ही होगा। तो हरियाणा के इकलौते ऐसे आर्टिस्ट हैं जो भी जिनकी एंट्री हुई। तो आपको और कौन सा ऐसा कलाकार लगता है कि जो इतनी काबिलियत वाकई रखता है? देखिए, अभी तो बहुत कलाकार ऐसे निकल के आ रहे हैं और नए नए कलाकार भी जो पता ही नहीं चलता, सीधे गाना हिट होता है, अब सीधे तब पता चलता है कि हाँ ये इतना टैलेंट था। कोक स्टूडियो से मुझे भी कॉल आया था और बस बात हुई थी और उसके बाद बस बजट वगैरह पूछ के वो वहाँ पे बात रुक गई थी। ऐसा नहीं है कि मना किया था या हाँ किया था, बस उन्होंने आइडिया लिया था बजट का और वो सब करके उसके बाद बात आगे हुई नहीं थी। इसमें अब मैं किसका नाम लूं? फिर भी आपको कोई लगता हो कि ऐसा कुछ ये किस कलाकार के अंदर वाकई काबिलियत है, दम है? केडी रैपर, केडी देसी रॉ। बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट ने पहले स्टार्टिंग डबल मीनिंग गाने गाकर की है। हनी सिंह का एग्जांपल लो, केडी का भी लो, तो सबने डबल मीनिंग गाए भी हैं। जब मैं हरियाणा में गई एक दिन शूट के लिए तो पीछे बहुत सारे बच्चे भाग रहे थे, अंजलि अंजलि, मतलब उनको उस डायलॉग से पता चल गया था अंजलि, वरना नाम नहीं आता था पहले।
तो वो अंजलि अंजलि करके भाग रहे थे। मैंने कहा इनको मेरा नाम कैसे पता चला? तो मुझे सबने बताया कि तेरा गाना यहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है ये। तो मुझे लगा कि अच्छा, मतलब मेरा गाना हिट हो गया यहाँ पे। हमने एक विवाद अभी कुछ दिनों पहले सुना और देखा भी। आप स्टेज पर मौजूद थी, आपके साथ क्या हुआ था उस समय पर? मैं एक लड़की होने के नाते आपसे सवाल करना चाहूंगी, ऐसा क्या हुआ था? आपने जो है भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ दी, आप उस बात को रखिए। भोजपुरी इंडस्ट्री का ये था कि मैंने काफ़ी पहले जब भोजपुरी में काम किया था, तो अच्छे गाने भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर वहाँ की पब्लिक पसंद वैसे ही करती थी। मैंने स्टार्टिंग में ही वो काम छोड़ दिया था, फिर 1 साल करके मैंने कंटिन्यू किया हरियाणा में ही। उसके बाद अब मैंने कई सालों बाद जब भोजपुरी का मुझे उन्होंने कॉल किया कि ऐसे पवन सिंह जी के साथ सॉन्ग है, तो मैंने पहले ये पूछा कि कॉस्ट्यूम कैसी है और कोई ऐसा वैसा सीन तो नहीं है। उन्होंने मुझे बताया, डायरेक्टर ने, कि नहीं अब वो ऐसे सॉन्ग्स नहीं करते हैं। तो मैंने सॉन्ग सुना, सॉन्ग भी मुझे बहुत अच्छा लगा, सॉन्ग अच्छा था वाकई में। तो जब मैं शूट करने गई, शूट पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई, बहुत अच्छे से शूट हुआ, मज़ा भी आया करके। तो उन्होंने जब इवेंट के लिए बुलाया सॉन्ग लॉन्च वाले दिन, तो मैं लखनऊ गई। लखनऊ में जाकर मेरे साथ सिर्फ 2-3 लोग गए थे यहाँ से, और बाकी उधर पूरी उनकी भीड़ थी, और लखनऊ में उनका बहुत अच्छा क्रेज़ है। तो स्टेज पे मेरे लिए एक्सपेक्टेड नहीं, मैंने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो रहा होगा या हो सकता है। तो जब मैं पब्लिक में बोलने लगी माइक में, तो उन्होंने बोला कि 1 मिनट हटाओ, तो कुछ लगा है। वो शायद वीडियो तो सबने देखा है जी। तो मुझे उस टाइम ऐसा लगा कि शायद सच में कुछ लगा है। मतलब थोड़ा मुझे ऑकवर्ड लगा, लेकिन मुझे लगा कि क्या पता कुछ लगा रह गया हो। अगर मैं उस टाइम सच में कुछ कह देती तो पब्लिक ये बोलती कि वो एक तो हेल्प कर रहे थे और ये ऐसे बोल रही है। और उस टाइम जब अगर वो कुछ जानबूझ के भी कर रहे थे, तो भी मैं पब्लिक में हाइड करने की कोशिश कर रही थी उस चीज को, हंस करके। मतलब अगर हमारा को आर्टिस्ट भी कोई गलती करता है तो हम पब्लिक को नहीं शो करते, पब्लिक को हम यही दिखाते हैं कि नॉर्मल हंसी मजाक चल रहा है। मतलब आपको फील हो गया था वहां, हाँ, राइट? हाँ। तो पब्लिक को हम लेकिन हमेशा यही दिखाते हैं कि हमारा ये मजाक चल रहा है। पब्लिक के आगे हम शो नहीं करते कुछ भी ऐसा, क्योंकि मुझे लगा मैं रिएक्ट करूंगी वो ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। तो फिर भी मुझे लगा, जब उन्होंने बोला कुछ लगा है, तो लगा मुझे शायद टैग लगा होगा, न्यू ड्रेस था तो। बट मुझे ये ज़रूर फील हुआ कि अगर मेरा टैग भी लगा है, तो जिस टाइम मैं माइक में बोल रही हूँ, पब्लिक से बात कर रही हूँ, उस टाइम मुझे क्यों टोक रहे हैं बीच में? काफ़ी देर की मैं स्टेज पे खड़ी हूँ, पहले बोल देते, या फिर मुझे साइड होने के बाद साइड में बोल देते। तो फिर भी मैंने अपनी बात कंप्लीट की, मैं साइड में गई, मैंने अपने टीम वालों से पूछा कि क्या लगा है। उन्होंने बोला कुछ नहीं लगा, वो जान के कर रहे थे। तब मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। तब मतलब ऐसा महसूस हुआ था कि भाई ये हाँ, जो मुझे लग रहा था वो ऐसा ही है। तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। और पर स्टेज पे अपना इवेंट चल रहा था, मैंने इवेंट के बीच में भी कुछ नहीं कहा। मैंने यही सोचा कि स्टेज से नीचे जब जाएंगे तब मैं बात करूंगी, पूछूंगी कि ऐसा क्यों किया, ये मतलब पब्लिसिटी स्टंट है या जानबूझ के, या गाने में जैसे कमर की लाइंस थी प्रमोशन के लिए किया है या किस लिए किया है, जानबूझ के, या फिर कुछ किया भी तो मुझे पहले से बताते अगर कुछ माइंड में क्या इंटेंशन थी। लेकिन वो मौका ही नहीं लगा कि मैं उनसे पूछ पाऊँ स्टेज से। फिर थोड़ी देर इवेंट के बाद वो उतर के चले गए, अनाउंस ये किया गया कि वो वापस आएंगे। थोड़ी देर बाद मैं भी स्टेज से उतर के चली गई, बोला गया कि डिनर का टाइम है, इसके बाद सभी वापस स्टेज पे आएंगे। वो बात वहाँ खत्म हो गई। तो नाराजगी मतलब आपने जब व्यक्त की बाद में, और फिर उनकी माफी आई, तो उसके बाद क्या लगता है कि भाई कल को अगर बुलावा आएगा, आपने बोल दिया कि भाई अब मैं नहीं आऊंगी, लेकिन अगर कम बैक करने का मौका मिला तो क्या जाएंगी भोजपुरी इंडस्ट्री या नहीं? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। आप बिल्कुल नहीं जाएंगे, चाहे कोई भी नामी कलाकार हो भोजपुरी इंडस्ट्री का या कोई भी हो? हाँ जी। पर आपको नहीं लगता, आपने भोजपुरी इंडस्ट्री में काम किया, अपनी पहचान बनाई, और आपके भी वहां पर फैंस होंगे, जबकि आपकी कोई गलती नहीं थी, ये आपको भी पता है, दर्शकों को भी पता है। तो आप अपने फैंस के लिए भी नहीं सोचेंगे कि मेरे फैंस है वो मेरा इंतजार करते हैं, क्योंकि आपने पहचान बनाई है भोजपुरी इंडस्ट्री में भी अपनी। बिल्कुल। देखिए, वहाँ की पब्लिक ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। बिल्कुल, मुझे मिला वहाँ का सपोर्ट। और जो वहाँ की जेन्युइन पब्लिक है, जो समझती है, जो चाहती है कि बिहार में अच्छा काम हो, उस पब्लिक ने बहुत सपोर्ट किया। बल्कि वहाँ के कई अच्छे बड़े आर्टिस्ट ने भी सपोर्ट किया। और पर वहाँ बिहार बहुत बड़ा है, पर ज़्यादातर क्राउड वहाँ का ये सब देखना चाहता है। तो वहाँ के लोगों का ये कहना था कुछ कि कमर पे ही तो हाथ लगाया है जी, उतने में ये कर दिया, आरोप लगा दिया। पहली चीज, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। आरोप तो ऑलरेडी बन चुका था, वो 2 दिन तक जो वीडियो चलती रही, मैंने तो सिर्फ अपना रिप्लाई दिया, वो भी 2 दिन बाद दिया। आरोप तो ऑलरेडी लग चुका था, वो पब्लिक लगा चुकी थी और मीडिया लगा चुकी थी। और मैंने जब अपनी सफाई में बोला तो ये बोला गया कि
उनकी टीम की तरफ से भी, पीआर टीम की तरफ से भी, कि मैं क्यों बोली, मुझे उनसे बात करके कुछ और बात बोल देनी चाहिए थी, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। मैंने बोला, मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी बट आप लोगों ने फ़ोन नहीं उठाया, और मैं उसमें झूठ क्या बोलती, जो सच था मैंने वो ही बोला। अंजलि जी देखिए, जब एक महिला एक मुकाम पर पहुंच जाती है और उसके बाद कुछ ऐसी घटना घटती है, आपने भी अभी फील किया होगा जो आपके साथ घटना घटी थी। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या उस समय पर मन में आता है कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, ये क्या हो गया, क्या बातें बनेंगी? अब बातें बनी, अगर मैं आपको बताऊं ना तो मैं बहुत रोई थी स्टार्टिंग में, मतलब क्योंकि पवन सिंह का बहुत बड़ा नाम है और हमेशा एक फीमेल आर्टिस्ट से ज़्यादा मेल आर्टिस्ट को फेम ज़्यादा मिलता है, और वो सिंगर है। एक आर्टिस्ट, एक एक्ट्रेस और एक एक्टर से ज़्यादा फेम सिंगर्स को मिलता है हमेशा, और वो मुझसे भी बहुत पहले से हैं, तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि लोगों ने, जो उनके फैंस थे, एक पिन करने की ज़रूरत होती है, उनकी पीआर टीम ने पिन किया। आम पब्लिक को नहीं पता पीआर का काम क्या होता है, तो उनकी पीआर टीम ने मेरे पुराने सॉन्ग्स निकाल करके, कुछ निकाल करके मेरे लिए नेगेटिव मार्केटिंग स्टार्ट की। अब वो सब चीज़ें जब मैं सामने से देख रही थी तो मुझे इतना बुरा फील हो रहा था, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही बहुत ध्यान रखा है, मैं अपनी लिमिट्स में रही हूँ, कोई गलत कह नहीं सकता था मुझे कहीं पर। हाँ, पर्सनल लाइफ अलग चीज़ होती है, एक जो काम में, प्रोफेशन में हम होते हैं तो वो चीज़ अलग होती है, तो कोई गलत कह नहीं सकता था। उन लोगों ने मुझ पर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए कि एक आध बार तो मेरा मन किया कि मैं कुछ कर लूँ उल्टा सीधा अपने साथ, बट सबने मुझे समझाया, जिससे बात करती थी हर कोई बोल रहा था इंस्टा मत खोल, ये मत कर, वो मत कर, मैंने छोड़ा। अब धीरे धीरे वो चीज़ इतना नॉर्मल हो गई, अब कुछ सामने आ भी रहा है तो इग्नोर, मतलब फर्क ही नहीं पड़ रहा। पर अभी आपकी आवाज में मुझे समझ आ रहा है कि कितना दर्द है, आपने कितना महसूस किया, क्योंकि वो आपकी आंखों में, आपकी आवाज में झलक रहा है। ये चीज देख के मैं हैरान थी कि लोग सही को गलत और गलत को सही कैसे प्रूव कर देते हैं एकदम से। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज आ गई है कि मेरा एक नॉर्मल सा वीडियो था, मैं एक लहंगे में डांस कर रही हूँ एक सिंगर की, मैं बच्ची थी तो मुझे साइड में खड़ा किया गया, मेल लीड नहीं था उस टाइम, स्टार्टिंग में बच्चों की तरह साइड में खड़ा कर दिया। वो एक चैनल का वीडियो, सोनोटेक म्यूजिक वीडियो पर वो आया था, उसकी सिर्फ क्लिप निकाल के उन लोगों ने बोला ऑर्केस्ट्रा में बिहार में नाचती थी, ये सब डाला। सॉलिड बॉडी मेरा वो इतना हिट गाना है, उसकी क्लिप निकाल के स्क्रीनशॉट लेके डाला, ये पॉर्न स्टार है, क्रोम पे मिली है ये वीडियो, ये पॉर्न मूवीज करती है, ये लिख के। अब जो नॉर्मल पब्लिक है जो मुझे नहीं जानती थी, वो मेरे गाने थोड़ी ना सर्च करेगी, उनको क्या पता ये गानों की क्लिप है। उन क्लिप्स को कुछ फोटोज वीडियोस एडिट करके फेस लगा के कहीं मेरे ऐसे बना के कुछ भी लिख के डाला, तो वो सब देख के ना मैं एकदम से डर गई थी कि ये क्या। और वो पीआर टीम ने किया था, पीआर टीम ने ये सारे मीम्स और ये सब बना के उनकी टीम ने डाला सिर्फ फैंस को पिन करने के लिए, और वो फैंस ने जो मेरे मतलब गालियों की बरसात की, और जो भी मुझे सपोर्ट कर रहे थे, जिन्होंने मेरे फेवर में वीडियोस बनाए, उन सब के पोस्ट पर जाके गालियां लिखी। कोई मेरी स्टोरी भी लगा रहा था तो उसको भी गालियां देते थे, मतलब जो मेरा साथ दे रहे थे उनको भी काट रहे थे और खुद मुझे गालियां दे ही रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा गलती मैंने नहीं की, हाथ मैंने नहीं लगाया, इवेंट उनका किया हुआ, टच उन्होंने किया, आरोप भी उन्हीं की मीडिया ने लगाया और बदनाम मुझे कर दिया जी। तो मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ, मैं रोई काफी, पूरी रात जागी हूँ मैं उन दिनों अभी स्टार्टिंग में कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरी कोई गलती नहीं और फिर भी पब्लिक कैसी है। मेरे तो ऐसा था कि भाई मैं इस दुनिया में रहना ही नहीं, इतनी गंदी दुनिया है, लेकिन जिसको मैं सबको जाके सफाइयां नहीं दे सकती थी, मैं सिर्फ अपने लोगों को दे सकती थी, वो ऑलरेडी जानते हैं मुझे। जी। उन लोगों ने मुझे बोला हम जानते हैं तुझे अच्छे से, जो मुझे कई सालों से जानते हैं वो भी कह रहे थे कि हरियाणा वाले भी जानते हैं। आप एक महिला हो और एक मैं महिला हूं, मैं एक महिला होने के नाते समझ सकती हूँ एक महिला पर क्या गुजरती है जब इस तरीके की कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है। पर आपने भोजपुरी इंडस्ट्री से बैकआउट ले लिया, जबकि आपकी कोई गलती नहीं थी, आपके साथ ठीक नहीं हुआ। जिसकी गलती थी या तो वो बैकआउट लेता, आपको नहीं लगता कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था? हाँ, मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अच्छे काम करने वाले लोग भी हैं। लेकिन जब मैंने उस टाइम जो डिसीज़न लिया, जो मुझे ठीक लगा उस टाइम मैंने वो बोला, लेकिन जब मैंने पब्लिक का देखा वहाँ की कि पब्लिक ऐसा बोल रही है और उनके फैंस एक तरीके से पूरा बिहार उनके फेवर में था, तो मुझे ये लगा कि यार ये तो पब्लिक ही ऐसी है जो कुछ समझने को तैयार नहीं, जिसको सब सामने से दिख रहा है और बोल रहे हैं अभी सिर्फ कमर पे ही तो हाथ लगाया है, कमर पे। अरे तो मतलब किसी और चीज पे हाथ लगाने का वेट किया जाए कि पहले कहीं और हाथ लगाएं तब कोई बोलेगा।
वो भी मैंने नहीं बोला, मैंने सिर्फ ये बोला कि मुझे बुरा लगा, मुझे सबने बोला था कि तू केस कर, ये कर, वो कर, और हो सकता था। मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने नॉर्मली ये बोला था, मैंने उनके साथ कुछ गलत नहीं किया, ना मैंने केस किया ना कुछ, मैंने अपने साथ अपना नुकसान किया कि मैं अब इस इंडस्ट्री में काम नहीं करूंगी, अपना काम का नुकसान किया। लेकिन फिर भी मैं ही सुनती रही, तो मुझे लगा नहीं, ऐसे लोगों में मुझे जाना ही नहीं है दोबारा। मैं उसके बाद कोटा शो पर गई, तो कुछ बिहार के भी लोग थे, अब बिहार के लोग हर जगह फैले हुए हैं, तो वहां उन्होंने मेरे साथ शो पर भी प्रॉब्लम की। कंट्रोवर्सी से भी मैं हमेशा दूर रही हूँ, कभी ऐसा कुछ नहीं। और 15 साल मैंने बड़ा हंसते खेलते आराम से निकाले। जो भी होता था, स्ट्रगल सबकी लाइफ में होता है, स्ट्रगल होते थे, दुख खुशी सब आता रहता है, लेकिन वो अपना पर्सनल होता है, अंदर ही अंदर सब ठीक हो जाता है। लेकिन ये बिना गलती के हम गलत बन जाएं और पूरी पब्लिक में। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का भी फिलहाल आपने जिक्र किया कि आरोप प्रत्यारोप हुआ, और अभी फिलहाल आपको उत्तम कुमार के बारे में भी पता होगा कि किस तरीके से विवाद देखने को मिल रहा है, उन पर भी कई आरोप लगाए गए, और ये चीज आपने खुद भी फील की स्टेज पर, जिस तरीके से आपको छुआ गया। तो आप उत्तम कुमार के बारे में क्या कहना चाहेंगी? मैंने उनके साथ काम किया है और मेरे साथ तो उन्होंने कभी ऐसी कोई बदतमीजी नहीं की। देखिए, अब बात कर लेते हैं, आपने काम टीवी सीरियल में भी किया, आपने काम बॉलीवुड में भी किया, आपने काम हरियाणा इंडस्ट्री में भी किया, आपने काम भोजपुरी इंडस्ट्री में भी किया। क्या आपके मन में अब कभी विचार आया कि अब मुझे हॉलीवुड में भी काम करना है? हॉलीवुड तक तो मेरी सोच ही नहीं गई क्योंकि सच बताऊं तो मेरा एम या ड्रीम नहीं था ये फील्ड। मैं तो टीचर बनना चाहती थी अपना, उसके लिए मैंने सीटेट भी क्लियर कर लिया था। अगर टीचर इतनी क्यूट हो तो फिर बच्चों की पिटाई तो मुश्किल है। फिर तो मैंने ये सोचा अगर अब मैं टीचर बनूंगी तो बच्चे मेरे सामने मेरा गाना गाएंगे बिल्कुल तो अजीब लगेगा। अच्छा अंजलि, ये एक सवाल, अभी हाल ही में सपना चौधरी डांसिंग क्वीन के नाम से मशहूर है, तो उन्होंने अभी हाल ही में एक बयान दिया था कि जो अश्लीलता भरे गाने के आरोप लगते रहे, जो चीज परोसी गई, वो दोबारा ऐसी चीजें नहीं करना पसंद करेंगे क्योंकि वो अपने बच्चों को ऐसी चीजें दिखा नहीं सकती। तो इस मामले में आपका क्या कहना है? अगर उन्होंने ऐसा सोचा है तो बहुत अच्छी बात है। कई बार होता है कि इंसान को थोड़ा लेट समझ आता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, तो अब उन्हें समझ आया और वो बाद में अपने स्टेप्स भी, डांस स्टेप भी चेंज किए हैं। हाँ, शादी के बाद काफी चेंज किए उन्होंने अपने स्टेप और डांसिंग का तरीका, सब कुछ बदल दिया। जब पब्लिक ने उन्हें, वही है कि बदनाम होकर नाम भी हुआ जी, और नाम होने के बाद अब जब समझ आई कि हाँ लोग ये चीज पसंद कर रहे हैं, ये चीज नापसंद कर रहे हैं, तो उन्होंने उसे फिल्टर कर लिया। जी, दिलेर खड़गे के नाम साथ आपकी डेट चल रही है, ऐसा कुछ सुनने में आता है, तो क्या वाकई ये सच है या नहीं? ऐसा सच नहीं है ये। हमने लगातार काफी सॉन्ग्स किए। हमने स्टार्टिंग में कुछ सॉन्ग्स का एग्रीमेंट किया था कि हम कंटिन्यू इतने सॉन्ग्स करेंगे, तो हमारा पहला ही सॉन्ग हिट हो गया। और फिर दूसरा हमने सॉन्ग किया तो उसमें हम शादी के जोड़े में था वो, तो उसमें हमने, उस टाइम टिकटॉक का टाइम था, टिकटॉक बनाया तो वो बहुत वायरल हुआ, वो काफी मिलियन गया, दूर दूर तक गया। सब में ये खबर हो गई कि हमने शादी कर ली। आधे लोग अभी भी ये समझते हैं कि हमने शादी कर ली जी। फिर लोगों ने पसंद किया हमें साथ में, तो हमने और लगातार काम किया। हम साथ में टिकटॉक और अभी भी रील्स वगैरह बना लेते हैं क्योंकि लोग पसंद कर रहे हैं। हमारे लिए क्या होता है, हमारे सब कुछ हमारी पब्लिक है, तो जो लोगों को पसंद आता है वही हम करते हैं। जैसे हमने सॉन्ग निकाला आलू मटर, लोगों को आलू मटर पसंद आया तो हमने छोले भटूरे निकाला तो वो चीज होती है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ हम डेट, मतलब इन हाँ तो वो तो अगर मैं भी किसी और के साथ अगर 6-7 गाने लगातार कर दूंगी ना, तो लोग उसके साथ जोड़ने लग जाएंगे। तो मैं जब शादी करूंगी तो पहले मैं फैमिली से भी पूछूंगी और मुझे भी ठीक लगेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैमिली की मर्जी से करूंगी और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ अपनी मर्जी से करूंगी। अक्सर गानों में गन कल्चर प्रमोट होता है और कई गानों पे बैन भी लगा, तो सरकार ने ये निर्णय इसलिए लिया था कि भाई ताकि युवाओं पे गलत प्रभाव ना पड़े। मैं अपनी राय बताऊं तो मुझे ये फैसला सही लगा था जी, सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी क्या हो रहा था ना कि बॉलीवुड में हर तरीके के आते हैं। बॉलीवुड में दिखाते हैं पूरी एक स्टोरी, अगर कोई गुंडा बनता है तो उसके पीछे एक इमोशनल स्टोरी लगाते हैं कि वो इसलिए बना, अगर हीरो को गुंडा दिखाते हैं जी। लेकिन अभी क्या हो रहा था, सॉन्ग्स में हम पूरी स्टोरी नहीं दिखा पाते, सॉन्ग्स में डायरेक्ट गुंडा ही दिखाते थे। तो जो आने वाली जो पीढ़ी थी, मेरे मन में भी, मैंने अभी तक कोई ऐसा बदमाशी का सॉन्ग किया ही नहीं एक भी जी। तो मुझे ऐसा लगता था कि जो बच्चे देखेंगे उनको तो यही लगेगा देख करके कि गुंडा ही हीरो होता है, यही मेन होता है। तो हर बंदा, अब बच्चा ऐसे गन वाले इशारे करने लगा था और ऐसे करने लगा था,
तो वो चीज कहीं ना कहीं आगे चल के जरूर हार्म करती, क्योंकि बच्चे को लगता कि भाई मैंने कांड कर दिया और मैं अब हीरो बन गया। कोई किसी को भी मार देता और फिर सोचता मैं हीरो हूँ आज का, क्योंकि वो तो भाई हीरो, वही गाने चल रहे। ये फैसला ठीक था, ये फैसला ठीक था। ये उसमें ये था कि अगर डिलीट करने थे तो सबके करने थे, या फिर ये कर सकती थी गवर्नमेंट की थोड़ा सा वार्निंग दे देती कि आगे से इन्हें कम कर दो। ये हटा देना एकदम से, क्योंकि एक प्रोड्यूसर का बहुत पैसा लगा हुआ होता है उसमें, प्रोजेक्ट में बहुत पैसा लगता है, मेहनत लगती है आर्टिस्ट की, सब कुछ एकदम से सीधे हटा देना उन गानों को, वो चीज गलत थी। ठीक है, देखिए बात अभी हमने बदमाशी गानों की, अब बात अश्लीलता की भी कर लेते हैं। बहुत सारे गाने ऐसे होते हैं जो अश्लीलता फैलाते हैं। आज की जो युवा पीढ़ी है सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय है और सोशल मीडिया पर ये चीजें देखने को भी मिलती है। बात हम गानों की करें, आप फिलहाल जो है गानों में सक्रिय हैं, देखने को मिलता है, तमाम गाने आते हैं, तो आपकी नजरों में ऐसा कौन सा कलाकार है जिसके गानों में सबसे ज्यादा अश्लीलता देखी जाती है, वो आपको पसंद नहीं है? हरियाणा में? हाँ, हरियाणा में तो बहुत साफ सुथरे गाने होते हैं। वैसे भोजपुरी की बात कर लो, बॉलीवुड की, जहां में काम किया, जहां आपको लगता है भोजपुरी में अच्छे भी होते हैं और ऐसे भी गाने होते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे गाने को बोल रहे थे एसी गाना डबल मीनिंग है, ट्रोल करने वाले, लेकिन उससे तो कहीं ज्यादा गलत गाने ऑलरेडी आए हुए हैं। बड़े बड़े एक्टर्स ने वहां पे किया हुआ है, तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से, और बॉलीवुड का चोली के पीछे क्या है, चोली के नीचे क्या, ये सारे गाने क्या सही हैं? हरियाणा में ऐसे गाने तो नहीं आए। हरियाणा में तो अगर थोड़ा सा भी वर्ड आ जाता है उस पर अब बवाल हो जाता है। तो ये सारे गाने तो ऑलरेडी बॉलीवुड और भोजपुरी में आ चुके हैं। सैया जी नीचे ले, सैया जी दिलवा मांगेला, गमछा बिछाए के, ये सारे गाने क्या सही हैं? पर वो हिट है वहां के, पब्लिक पसंद वो कर रही है। हरियाणा में स्टार्टिंग में कर रहे थे सारे डबल मीनिंग, लेकिन यहाँ कल्चर को ना बहुत ज्यादा लोग वो रखते हैं ध्यान में, तो पब्लिक जो है बहुत जल्दी किसी को गिरा देती है और बहुत जल्दी किसी को उठा देती है। अब पब्लिक ने जब हरियाणा में ये कहना शुरू किया, जैसे सॉलिड बॉडी आया था, मेरा ही गाना है, मैं खुद ही कह रही हूँ, मुझे समझ नहीं आता था जब मैंने वो गाना शूट किया, क्योंकि हरियाणवी इतने अच्छे से नहीं आती थी। सबने बोला कि गाना ऐसा है कि महीने भीतर बन जाएगी तेरी सॉलिड बॉडी है, तो मुझे ऐसा लगता, अभी भी मैं सोचती तो मुझे लगा इसमें कुछ है ही नहीं, कि इसमें गलत क्या है। मुझे उसका मीनिंग ही नहीं समझ आया कि महीने भीतर कैसे बन जाएगी, क्या नहीं समझ आया। लोगों ने उसको भी गाने को गलत बताया, लेकिन वो गाना कितना हिट हुआ। तो लेकिन उस टाइप के और भी सॉन्ग्स आए थे उनके, अजय हुड्डा जी के भी आए थे कई सॉन्ग्स, लोगों ने बोला कि ये ऐसे हैं, डबल मीनिंग गाने हैं ये वो, तो उन्होंने भी अपने सॉन्ग्स को अब साफ सुथरा करना शुरू कर दिया। फैमिली, हरियाणा में फैमिली जो सॉन्ग्स होते हैं वही पसंद किए जाते हैं, क्योंकि पूरी फैमिली बैठ के सुनती है, डीजे पे डांस करती है, शादियों में डांस करती है। हरियाणा डीजे से चल रहा है, सिर्फ डीजे है जो हरियाणा को वहां तक लेके गया, ऊपर तक। जब आप किसी फंक्शन में मौजूद होती हैं, जब आपका गाना बजता है, आप कैसे फील करते हैं? मैं जब जाती हूँ तब मेरे गाने लगा देते हैं डीजे पे तो बहुत खुशी होती है, मतलब वो एक अलग फील होता है कि हाँ मेरे गाने चल रहे हैं, और मैं आपको वो चीज बता नहीं सकती। अच्छा ही लगता है कि अब आपका कोई प्रोजेक्ट है और आपके सामने लोग चला रहे हो, और कुछ लोग आपको पहचान रहे हो और कुछ ना पहचान रहे हो तो उस चीज में भी लगता है। कई बार जैसे मैं कहीं रोड से जा रही हूँ और ऑटो से पास में ऑटो निकल रहा है और उसमें मेरा ही गाना चल रहा होता है, बहुत खुश होती हूँ। जब जैसे पुराने सॉन्ग से, जैसे सॉलिड बॉडी, सैंडल वगैरह, ये तो आम तौर पे ये फोक सॉन्ग्स है, ये हर अभी शादी का सीजन जब भी आता है ये बार बार सुनने को मिलते हैं। जितनी शादियां होती हैं उनमें बार बार चलते हैं, तो इनकी तो आदत पड़ गई है जो है, ये सैंडल, सॉलिड बॉडी और कई सारे गाने ऐसे मोटो वगैरह ये चलते ही रहते हैं। जब कोई नया सॉन्ग रिलीज होता है और वो सुनने में आता है, ठीक है, तो ज्यादा खुशी होती है कि यार हिट हो गया ऑटो में चल गया और डीजे में चल गया, कहीं शादी में हिट हो गया, गाने का हो गया पूरा। प्रिया जी, डीजे की बात हो गई, शादी की बात चल रही है, तो फिर अंजलि जी कब शादी करी? कोई शादी मैंने बताया कि मैं अपने भाई के बात करूंगी, नेक्स्ट ईयर कर लूंगी। देखिए हमने हर एक चीज को लेकर बात कर ली, हमने आपकी शादी, हमने आपका स्टार्टिंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को एक बार कुछ अपने स्टेप्स कर दिखाएं किसी गाने के, या फिर कुछ मॉडलिंग के स्टेप्स हो जाएं। बिल्कुल, मॉडलिंग के स्टेप्स, बिल्कुल। और हमने आपसे हर एक मुद्दे पर बात की,
आपके बॉलीवुड के बारे में, करियर के बारे में, हरियाणवी इंडस्ट्री के बारे में, हमने भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में, क्या टर्निंग पॉइंट रहे, कैसे आपने स्ट्रगल किया, हर एक चीज के बारे में बात की। तो अब फिलहाल जो है समय की कमी है और फिर से कभी मुलाकात करेंगे, इसी तरीके से बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। जैसे कि आपने अपने आने वाले जो है प्रोजेक्ट्स के बारे में भी जिक्र किया कि आने वाला है, पर मैं अभी सामने नहीं रखूंगी, तो समय की कमी है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही।